हाँ जी स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल तक्षशिला क्लासेस। तो देखो जी, परसों हमारा पेपर है यानी कि संडे को, और आज ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले कंसेप्ट जितना कुछ भी इसमें है मैं कोशिश करूंगा यहाँ पे आप लोगों को एक्सप्लेन करने की, ठीक है ना। अब जैसे अगर मैं नंबर सिस्टम की बात करूँ तो नंबर सिस्टम में आपको देखो, एक तो डिविजिबिलिटी रूल, इसमें कोई फॉर्मूला नहीं होता, ये रूल्स होते हैं, ये तुम लोगों ने याद रखने। फिर इसमें यूनिट डिजिट का एक कंसेप्ट होता है, ठीक है जी। इसमें हमारा रिमाइंडर थ्योरम एक होती है, रिमाइंडर थ्योरम में कुछ फॉर्मूले होते हैं, वो मैं फॉर्मूले भी यहाँ पे बता दूंगा। और एक नंबर ऑफ फैक्टर इसमें होता है, नंबर ऑफ फैक्टर्स, और हमारा एक इसमें रहता है एलसीएम एचसीएफ, ठीक है जी। तो अगर मैं बात करूं सबसे पहले रिमाइंडर थ्योरम की, तो रिमाइंडर थ्योरम में हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है। देखो, अगर मैं मान लो किसी नंबर को x से डिवाइड करके जो मेरे पास रिमाइंडर है वो आर ए आ रहा है, b को मैं x से डिवाइड कर रहा हूं तो रिमाइंडर आर बी हमारे पास आ रहा है, c को अगर x से डिवाइड कर रहा हूं तो रिमाइंडर आर सी आ रहा है। ऐसे मान लो 4 5 कितने भी नंबर ले लो। अब अगर मैं इन सभी को ऐड करता हूं या सब्ट्रैक्ट करता हूं, मतलब जो भी ऑपरेशन इन नंबर्स के बीच में रहेगा, इन्हीं सभी नंबर्स के बीच में इनके सब्ट्रैक्ट को, इनके एडिशन को, सब्ट्रैक्शन को, किसी भी चीज का अगर मुझे रिमाइंडर चाहिए तो वो रिमाइंडर यहाँ पे क्या आ जाएगा, आर ए प्लस माइनस आर बी प्लस माइनस आर सी। और अगर ये वैल्यू x से अभी भी बड़ी होती है तो इसको फर्दर हम लोग डिवाइड कर देते हैं। अगर यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन होता है तो यहाँ पे भी इनके बीच में मल्टीप्लीकेशन हमारे पास आ जाता है, ठीक है जी। दूसरा इसमें क्या रहता है कि अगर मान लो हमारे पास कोई x है, x को अगर मैं x से डिवाइड करूंगा तो डेफिनेटली रिमाइंडर हमारा 0 आएगा, या फिर मैं x के किसी भी मल्टीप्लाई को x से डिवाइड करूंगा तब भी रिमाइंडर 0 आएगा, है ना। बट अगर मैं इसमें किसी चीज को ऐड कर दूं फिर x से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर हमारा क्या आएगा, b, है ना। अब अगर मैं इसकी पावर कुछ n कर दूं तो यहां पे भी रिमाइंडर की पावर भी क्या हो जाएगी हमारे पास, b की पावर n ओनली, ठीक है जी, b की पावर n ओनली। अच्छा, इसको ऐसे भी समझेंगे कि अगर मान लो मैं a को x से डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर मेरा क्या था, r है। तो अगर मैं 2a को x से डिवाइड करूंगा तब रिमाइंडर जो मेरा आएगा वो 2 टाइम r हो जाएगा। अगर मैं 3 को a से डिवाइड करूंगा, सॉरी 3a को x से डिवाइड करूंगा तो उस केस में जो रिमाइंडर हमारा बनेगा वो 3 टाइम r बन जाएगा। और अगर यहीं पे मैं इसे जो है वो पावर में ले जाता, मतलब कि a स्क्वायर को अगर मैं x से डिवाइड करता तो यहाँ पे रिमाइंडर का भी जो है वो स्क्वायर हमारे पास आ जाता। a क्यूब को अगर मैं x से डिवाइड करता तो यहाँ पे हमारे पास जो रिमाइंडर है वो क्या था, r a की पावर 3 होगी, ठीक है जी। फिर उसके बाद बारी आती है, बीच में एक स्लाइड में ऐड करना भूल गया, चलो कोई नहीं, नंबर ऑफ फैक्टर्स की। तो नंबर ऑफ फैक्टर्स हम लोग कैसे निकालते हैं, बेसिकली कोई भी जब नंबर होगा तो उस नंबर को मैं 2 प्राइम फैक्टराइजेशन में कन्वर्ट करूंगा, 2 की पावर p, 3 की पावर q, 5 की पावर r, 7 की पावर s, ऐसे करते करते वो नंबर आएगा। अब हो सकता है कि उन नंबर्स में लेट्स सपोज q की वैल्यू 0 हो, s की वैल्यू 0, किसी की भी वैल्यू 0 हो सकती है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ फैक्टर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, तुम लोगों ने कुछ नहीं करना, जो भी पावर दी हुई है उस पावर में 1 ऐड करना है और आपस में मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। जो भी पावर दी हुई है उन्हें आपस में, उनमें 1 ऐड करना है और आपस में मल्टीप्लाई करना है। अगर यहाँ पे हमसे वो पूछे कि नंबर ऑफ इवन फैक्टर, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, जो 2 की पावर है उसमें 1 ऐड नहीं करूंगा, बाकी सब में 1 ऐड कर दूंगा, इस तरीके से चलेगा। अगर वो हमसे पूछे नंबर ऑफ ओड फैक्टर, तो नंबर ऑफ ओड फैक्टर के केस में मैं जो 2 वाला ब्रैकेट है उसे बस हटा ही दूंगा, जो ये वाला ब्रैकेट है इसे हम लोग हटा देंगे, जो बच गया वो नंबर ऑफ ओड फैक्टर हमें देगा, इस तरीके से। अब यहीं पे एक चीज और भी वो पूछता है हमसे, वो है सम ऑफ फैक्टर्स। तो यहाँ पे अगर मैं सम ऑफ फैक्टर्स निकालूं तो सम ऑफ फैक्टर्स का फॉर्मूला क्या रहता है, जैसे 2 की पावर p तक है तो मैं 2 को p तक लिखूंगा, ऐसे 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर p, मल्टीप्लाई में जो भी नंबर यहाँ पे आ रहे हैं, 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 3 की पावर q, 5 की पावर 0, 5 की पावर 1, 5 की पावर r, ठीक है जी। इस तरीके से हमारा सम ऑफ फैक्टर रहता है। फिर एक हमारे पास रहता है सम ऑफ इवन फैक्टर। तो सम ऑफ इवन फैक्टर में क्या रहता है, जो 2 की पावर 0 है ना, इसे हम लोग हटा देते हैं, बस 2 का ब्रैकेट जो है वो 1 से स्टार्ट होता है, बाकी के ब्रैकेट सेम 0 से स्टार्ट होते हैं, ठीक है जी। फिर एक हमारे पास आता है सम ऑफ ओड फैक्टर्स। तो सम ऑफ ओड फैक्टर में क्या रहता है, हम लोग 2 वाली ब्रैकेट को हटा देते हैं, ठीक है जी। तो ये हमारा जो रहता है वो नंबर ऑफ फैक्टर वाला सीन रहता है। अब आगे अगर मैं बात करूं, हमारा जो आता है वो एचसीएफ एलसीएम आता है ना। अब एलसीएम में क्या रहता है हमारे पास, अगर मैं एलसीएम का बताऊं आपको, सबसे पहले तो हमें एलसीएम निकालना आना चाहिए। अब मैं यहाँ पे आप लोगों को एलसीएम निकालना तो नहीं सिखाऊंगा, बट एलसीएम का यूज कहां होता है
वहां पे जो 2-3 फॉर्मूले हैं या 2-3 क्वेश्चन है, कुछ भी है, वो मैं आपको बता सकता हूं कि भाई उसे कैसे हम लोग ध्यान रख सकते हैं। ठीक है ना। अब एलसीएम में बस ये 3 क्वेश्चन हमें ध्यान रखने होते हैं। पहला क्वेश्चन ये है कि फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय exactly divisible by x, y, z। तो इसका जो आंसर आएगा वो आंसर आता है एलसीएम ऑफ एक्स वाई जेड। फिर दूसरा क्वेश्चन इसमें बनता है फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर find the smallest number which is divisible by which is divided by x, y, z and leaves remainder r। तो ऐसे में आंसर हमारा क्या रहता है यहां पे, एलसीएम ऑफ तीसरा क्वेश्चन है हमारा फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज डिवाइडेड बाय, थोड़ा सा ना भाई राइटिंग में मैंने पूरा का पूरा आगे जो है वो खुद ही नहीं लिखा हुआ, स्लाइडें भी बनाई हुई हैं, x, y, z एंड लीव्स रिमाइंडर a, b, c रिस्पेक्टिवली। तो इस केस में जो आंसर हमारा रहता है वो रहेगा एलसीएम ऑफ x, y, z माइनस का k। जो k यहां पे रहता है ना वो बेसिकली x माइनस a, y माइनस b और z माइनस c रहता है। और ये चीज आपको हमेशा ही इक्वल मिलेगी। अगर ये चीज इक्वल नहीं होती है तो हम लोग वैसे भी आंसर नहीं निकाल सकते कि भाई ये हमारा एक्स वाई जेड, सॉरी ये एक्स वाई जेड और ये ए बी सी। तो एक्स माइनस ए, वाई माइनस बी और जेड माइनस सी, इनका डिफरेंस तुम्हें हमेशा ही बराबर मिलेगा यहाँ पे। ठीक है जी। ऐसे ही 3 क्वेश्चन हम लोग एचसीएफ में भी पढ़ेंगे। एचसीएफ में तुम लोग जो 3 क्वेश्चन ध्यान रखोगे उसमें से पहला है फाइंड द लार्जेस्ट नंबर which can divide x, y, z exactly, x, y, z exactly। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा HCF ऑफ x, y, z। दूसरा है फाइंड द लार्जेस्ट नंबर which can divide x, y, z and leaves the remainder r in each case। देखो जो ये r in each case लिखा है ना यहाँ पे, वो कई बार हो सकता है वैल्यू भी दे देगा कि भाई r रिमाइंडर बचना चाहिए, और हो सकता है कि कभी कभी वो सिर्फ इक्वल लिख दे कि भाई जो रिमाइंडर है वो इक्वल होना चाहिए। तो इस केस में जो आंसर हमारा आएगा वो आएगा HCF ऑफ x माइनस आर, वाई माइनस आर एंड जेड माइनस आर। अगर उसने इक्वल बोला है तो उस केस में x माइनस वाई, वाई माइनस जेड एंड जेड माइनस आर। ठीक है। नेक्स्ट है फाइंड द लार्जेस्ट नंबर which can divide x, y, z and leaves the remainder a, b, c। इसका जो आंसर आएगा वो यहां से आएगा। ठीक है जी। x माइनस ए, वाई माइनस बी, जेड माइनस सी होंगे। उसके बाद HCF LCM में हमें और क्या ध्यान रखना होता है कि
दो नंबर का जो प्रोडक्ट होता है ना, ए इंटू बी, ये इनके एचसीएफ के प्रोडक्ट और एलसीएम के प्रोडक्ट के बराबर होता है। ठीक है जी। उसके बाद बात करते हैं अलजेब्रा की। अलजेब्रा में इंपॉर्टेंट फॉर्मूले क्या है? सबसे पहले तो यही है कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है। अब तुम्हें लगेगा कि यार ये आसान चीज है, देखो ये दोनों तो आसान है, बट जो मेन इंपॉर्टेंट फॉर्मूला इसमें ये है कि सम का स्क्वायर प्लस डिफरेंस का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 टाइम प्रोडक्ट। ठीक है ना, इस तरीके से ध्यान रखेंगे इस चीज को, जो ये फॉर्मूले सिंपल है ये फॉर्मूला। तो उसके बाद ये अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0 है, देखो किसी भी वैल्यू का स्क्वायर करते हैं तो वो पॉजिटिव ही वैल्यू आती है। अगर इनका सम 0 आ रहा है दैट मींस ये इंडिविजुअली भी 0 होंगे, ए भी 0 होगा और बी भी हमारा इक्वल टू 0 होगा। नेक्स्ट ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये 4 टाइम ए बी है, और अगर मैं इन्हें ऐड कर दूं तो ये 2 टाइम्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बन जाएगा। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये हमारा बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ध्यान रखना इसे। उसके बाद ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तो ए प्लस बी इंटू में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ऐसे जब यहां पे माइनस होगा तो इस ब्रैकेट में यहां प्लस होगा, जब यहां पे प्लस है तो इस ब्रैकेट में यहां पे माइनस है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है कि ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर 2ab 2bc 2ca। ये ध्यान रखना भाई। अच्छा ये वाला भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ये जो है वो हमारा इसके इक्वल है हाफ ऑफ ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। ठीक है जी। अगर ये वैल्यू हमारी जो अभी पीछे बताया मैंने, अगर ये इक्वल टू 0 आ जाता है दैट मींस ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी है। उसका ये भी फॉर्मूला हमारा है कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc अभी पीछे भी मैंने ये बताया कि जो हमारा ये वाला फॉर्मूला था, ये वाला जो ब्रैकेट था, ये खुद किसके इक्वल है? हाफ ऑफ ठीक है जी। चलो जी, ये भी सिंपल से फॉर्मूले ध्यान रखने ये भी। वैसे इनके ऊपर क्वेश्चन तो कम ही पूछे गए हैं बट स्टिल एक्स स्क्वायर प्लस 1/, अगर ये दिया हुआ है तो यहां से हम ये निकाल सकते हैं। ठीक है जी, और इसी से मैं ये भी निकाल सकता हूं, माइनस वाला भी प्लस वाला भी। अगर x प्लस 1/x हमारा 2 है तो x वुड बी 1। देखो बस ये याद रखना कि x प्लस 1/x जो है ना वो 2 से ग्रेटर रहता है और -2 से छोटा रहता है। अगर मैं नंबर लाइन यहाँ पे ड्रॉ करूँ ना, ये 2 और ये -2, तो जो ये वैल्यू है लेस देन इक्वल टू ये, यहां से लेके यहां तक इंफिनिटी में और यहां से लेके यहां तक माइनस इंफिनिटी, इस तरीके से रहता है। ये भी देख लेना भाई। इसमें है कि प्लस अगर दिया हुआ तो प्लस से प्लस ही निकाल सकते हैं, माइनस दिया तो माइनस से माइनस, जबकि स्क्वायर के केस में ऐसा नहीं था। उसका देखते हैं डिग्री। हाईएस्ट पावर ऑफ ए पॉलीगन इज कॉल्ड डिग्री ऑफ द पॉलीनोमियल। जैसे यहाँ पे 3 है तो ये क्यूबिक हो गया, यहाँ पे 2 है तो ये 2 हो गया, क्वाड्रेटिक हो गया। अब द वैल्यू ऑफ पॉलीनोमियल fx एट x इज इक्वल टू अल्फा इज ऑब्टेन्ड बाय सब्स्टिट्यूटिंग x इज इक्वल टू अल्फा। अगर इक्वेशन हमें दी गई है, मान लो हमारी कोई fx है, अब हमें बोला गया कि x इज इक्वल टू 1 पे वैल्यू बताओ, तो मैं लिखूंगा f ऑफ 1, जहां जहां x है वहां पे 1 वैल्यू पुट कर दूंगा। ठीक है ना। उसका जीरोस क्या होते हैं? जहां पे भी फंक्शन की वैल्यू या इक्वेशन जो दी हुई है, जैसे अभी पिछला दिया होता है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, जब मैंने 1 पुट करा तो उसकी वैल्यू 2 आ रही थी, तो x की ऐसी वैल्यू पुट करने पे जहां उसका आंसर 0 आए वो उसके रूट्स या जीरोस होते हैं। ठीक है जी। उसका ये स्टेप देख लेना कि भाई इनको कैसे सोल्व किया जाता है, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे निकाले जाते हैं। उसके बाद अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें दी हुई है तो वहां से रूट में इस तरीके से निकाल सकता हूँ। ठीक है जी।
अब इसमें एक नेचर ऑफ रूट भी हमें पता होना चाहिए। नेचर ऑफ रूट जो डिपेंड करता है वो डिपेंड करता है जो ये अंडर रूट के अंदर वैल्यू रखी हुई है बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसे हम लोग डी से रिप्रेजेंट करते हैं। बी स्क्वायर माइनस 4ac को डी से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। तो जब मैं डी से रिप्रेजेंट करता हूँ तो ये डी की वैल्यू अगर तो डिपेंड करेगा इस पे, मतलब डी अगर हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है या फिर डी जो है वो लेस देन 0। अगर वो लेस देन 0 है तो डेफिनेटली इमेजिनरी रूट्स बनेंगे, अनइक्वल होंगे, अनइक्वल होंगे, और ये होंगे हमारे क्या कहते हैं उसको, कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट का मतलब क्या होता है कि अगर मान लो हमारा a प्लस आयोटा बी है तो डेफिनेटली दूसरा a माइनस आयोटा बी होगा। ठीक है जी। और d अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तो इसमें दो केस बनेंगे, अगर तो इक्वल टू 0 हो गया तो रियल है और इक्वल है बस। अगर नॉट इक्वल टू 0 है, सॉरी ग्रेटर देन 0 है, तब भी ये रियल है बट अनइक्वल है। ठीक है ना। अब इसमें भी क्या रहता है कि अगर d हमारा परफेक्ट स्क्वायर है, डी परफेक्ट स्क्वायर या फिर डी नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो परफेक्ट स्क्वायर के केस में जो रूट्स हमारे पास आते हैं वो एक ही आता है। जब परफेक्ट स्क्वायर होता है तो हमारे पास एक ही रूट आता है, और जब नॉन परफेक्ट होता है तो वो हमारे पास इररेशनल होता है। अच्छा, रैशनल, ये वाला रैशनल होता है, ये भी रैशनल होता है। जो नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है इररेशनल हो गया, अनइक्वल हो गया, और ये भी कॉन्जुगेट रहता है। ठीक है जी। उसके बाद अगर हमें इक्वेशन दी हुई है तो वहां से मैं सम ऑफ रूट और नेचर ऑफ रूट निकाल सकता हूं कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट। ये इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं कि अगर अल्फा और बीटा रेसिप्रोकल है जो कि इसके रूट है तो a इज इक्वल टू सी होगा। इफ द रूट्स अल्फा एंड बीटा बी इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन, तो b की वैल्यू 0 होगी। अगर a प्लस बी प्लस सी 0 है तो डेफिनेटली एक रूट 1 होगा और दूसरा रूट जो है वो सी बाई a होगा। जो मैं बता रहा था ना, अगर ये a प्लस रूट भी है तो डेफिनेटली दूसरा a माइनस रूट भी होगा। अब इक्वेशन बनाई कैसे जाती है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट इनटू एक्स प्लस में प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। अब क्यूबिक में क्या रिलेशन रहता है, जैसे सम ऑफ रूट प्रोडक्ट ऑफ रूट का, अगर मान लो ये हमारी क्यूबिक इक्वेशन है और मैं मान लेता हूं कि इसके जो तीन रूट है वो अल्फा बीटा गामा है, तो सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये वैल्यू आती है हमारे पास माइनस बी बाई डी, बी बाई ए सॉरी। फिर आता है अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा, तो ये आता है सी बाई ए। फिर आता है प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फा बीटा गामा जो कि बनता है डी बाई ए, माइनस का डी बाई ए। ठीक है जी। फिर उसके बाद बारी आती है हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री की। ये इसके कुछ बेस ट्रिपलेट हैं जिन्हें आप लोगों ने याद रखना है। इनको यहां से मैं ड्राइव्ड ट्रिपलेट भी निकाल सकता हूं, जैसे 3 4 5 है, इसको तुम किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। लेट्स सपोज मैं 1.5 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, 15 3 4.5 6 और 7.5, ये भी हमारा एक ट्रिपलेट बन जाएगा। तो अगर तुम्हें कुछ बेसिक ट्रिपलेट याद है तो उन्हें मल्टीप्लाई करके तुम और ट्रिपलेट भी निकाल सकते हो। ठीक है जी। ट्रिपलेट निकालने का ये एक फॉर्मूला होता है कि अगर n हमारा ओड है तो n स्क्वायर माइनस 1/2 और n स्क्वायर प्लस 1/2 से मैं दो ट्रिपलेट निकाल सकता हूं। अगर n इवन है तो n/2 का स्क्वायर माइनस 1, n/2 का स्क्वायर प्लस 1, इस तरीके से हम लोग ट्रिपलेट निकाल सकते हैं। ये इसकी आइडेंटिटीज है। आप लोगों ने जो पढ़ा होगा वो अभी तक इतना पढ़ा है, मैंने इसके एक्सटेंडेड वर्जन भी यहां पे लिखे हुए हैं। ठीक है ना। यही इन्हीं फॉर्मूलों से ये चीजें ड्राइव होती हैं जो आगे मैंने लिखी हुई हैं कि सीकेंट ए माइनस tan इज इक्वल टू 1 बाई सीकेंट ए प्लस tan, ऐसे कोसिकेंट ए माइनस कोट ए इज इक्वल टू 1 बाई कोसिकेंट ए प्लस कोट ए। ये इसकी कुछ है कि अगर ये हमें दिया हुआ इस तरीके से और y a cos थीटा प्लस b sin थीटा दे रखा है तो ये हमारा रिजल्ट बनता है। ठीक है जी। ऐसे यहां पे दूसरा और तीसरा है, इसको भी ध्यान से देख लेना। उसके बाद है फोर्थ कोट ए प्लस tan ए, 1 बाय साइन ए डॉट कोस ए रहता है इज इक्वल टू 2 कोसिकेंट 2a। ऐसे ही कोट ए माइनस tan ए 2 कोट 2a, सीकेंट स्क्वायर ए प्लस कोसिकेंट स्क्वायर ए, सीकेंट स्क्वायर ए इनटू कोसिकेंट स्क्वायर ए। अगर a प्लस बी 90 डिग्री है तो साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी 90 होता है, कोस स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर बी 90 होता है, tan बी 90 होता है, कोट भी 90 होता है। अगर a प्लस बी 45 और 225 है तो ये रिजल्ट हमारे पास रहते हैं।
अगर a प्लस बी प्लस सी 180 डिग्री है तो ये दोनों रिजल्ट हमारे इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना। a प्लस बी tan a tan b tan c जो है वो tan a डॉट tan b डॉट tan c के बराबर रहता है। ऐसे ही कोट a कोट b प्लस कोट b कोट c कोट a ये 1 के बराबर आता है। इसे भी देख लो भाई। अगला है हमारा मैक्सिमम एंड मिनिमम। इसमें पैटर्न हमने ध्यान रखना है कि जैसे पहला पैटर्न है a sin स्क्वायर थीटा प्लस b cos स्क्वायर थीटा। a और b में से जो भी बड़ा होगा वो मैक्सिमम वैल्यू होगी, जो भी छोटा होगा वो मिनिमम वैल्यू होगी, ठीक है। अगर ऐसा है कि n ओड है तो 1/2 की पावर n मैक्सिमम, मैक्सिमम दोनों के केस में सेम है, बस मिनिमम का केस है कि एक के केस में -1/2 की पावर n और दूसरे के केस में जो है वो 0 बनता है, ठीक है। ऐसे ही हमारा तीसरा पैटर्न है। अच्छा, अब जितने भी ये पैटर्न है ना, यहाँ पे सिर्फ मिनिमम वैल्यू ही हमारी बनती है, मैक्सिमम वैल्यू मैं यहाँ पे नहीं बता सकता क्योंकि ये इन्फाइनाइट वगैरह कुछ भी जा सकती है। हाँ जी, तो अगला जो है वो है ट्रायंगल। अब ट्रायंगल में हमारे पास क्या रहता है, सबसे पहले तो भाई इसकी बेसिक प्रॉपर्टी जो भी है कि भाई प्लेन फिगर है बाउंडेड विद 3 साइड इज कॉल्ड ट्रायंगल। मेन इसकी प्रॉपर्टीज है। सबसे पहले टाइप्स ऑफ ट्रायंगल ऑन द बेसिस ऑफ साइड, इक्विलेटरल होता है, आइसोसेलेस होता है, स्केलन होता है। फिर ऑन द बेसिस ऑफ एंगल एक्यूट होता है, राइट एंगल ट्रायंगल होता है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल होता है, ठीक है जी। अब इसकी जो बेसिक प्रॉपर्टी है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। बेसिक प्रॉपर्टी में सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है कि सम ऑफ all interior angle 180 degree and sum of all exterior angle is 360 degree. Every exterior angle is equal to the sum of interior opposite angle of a triangle. मान लो ये हमारा ट्रायंगल है तो यहाँ पे ये कोई अल्फा है और इसके दो ऑपोजिट इंटीरियर कौन से हुई, ये थीटा और ये बीटा। तो यहाँ पे जो अल्फा होगा वो थीटा प्लस बीटा के बराबर होगा, ठीक है जी। ग्रेटर द साइड ग्रेटर द ऑपोजिट एंगल। मान लो ये ए है, इधर बी है, इधर सी है। ए के सामने ए एंगल है, बी के सामने बी, सी के सामने सी। अगर ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन सी है तो एंगल ए ग्रेटर देन एंगल बी ग्रेटर देन एंगल सी होगा। इसका मतलब बस इतना होगा, ठीक है जी। सम ऑफ एनी टू साइड्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड। तो कहने का मतलब ए प्लस बी ग्रेटर देन सी होगा, बी प्लस सी ग्रेटर देन ए होगा, सी प्लस ए ग्रेटर देन बी होगा। और इन्हीं का डिफरेंस ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल इज ऑलवेज स्मॉलर। तो जो ए माइनस बी, बी माइनस सी, ऐसे सी माइनस ए, ठीक है जी। अब ये थ्योरम हमें क्या कहती है कि मान लो अगर ये एंगल बी है, ये एंगल सी है और ये एंगल ए, तो इस एंगल बी का इंटरनल एंगल बाइसेक्टर, सी का एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर, जहां पे भी मीट करेंगे वो एंगल हमारा जो है वो a/2 बनेगा, तीसरे का हाफ बनेगा। दूसरी थ्योरम, हमने ए की वर्टेक्स से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करा और एक एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करा, ठीक है ना। इन दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा एंगल DAE, दैट इज एंगल B माइनस एंगल C/2, ठीक है। थर्ड थ्योरम कहती है कि इंटरनल एंगल बाइसेक्टर जहां पे भी मीट करते हैं, जहां पे ये इंटरनल एंगल बाइसेक्टर मीट करते हैं वहां पे जो एंगल बनता है वो एंगल 90 प्लस एंगल A/2 बनता है। और अगर इनके एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर की मैं बात करूं तो यहां पे जो एंगल बनता है वो हमारा बनता है 90 माइनस A/2। उसके बाद ये कंसेप्ट है एक्यूट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। जो सी है ना वो सबसे बड़ी साइड रहती है। सबसे बड़ी साइड का स्क्वायर अगर बाकी दोनों साइड के स्क्वायर के सम से छोटा है तो एक्यूट, अगर बराबर है तो राइट है, अगर बड़ा है तो ऑब्ट्यूज है। फिर ये एल्टीट्यूड होते हैं H1 H2 H3 कि भाई मान लो हमारे पास ये ट्रायंगल है, यहाँ पे एक एल्टीट्यूड ये H1 हो गया, ये वाला एल्टीट्यूड H2 हो गया और ये वाला एल्टीट्यूड जो है वो H3 हो गया। तो जो ये ABC है वो साइडें होंगी, ठीक है जी। दैट इज साइन रूल एंड दिस इज कोसाइन रूल। फिर हमारे पास आता है इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। तो जैसे मान लो ये हमारे पास कोई ट्रायंगल है तो यहां पे ABC, मैंने यहां पे कोई D पॉइंट लिया जो ये एंगल बाइसेक्टर है, तो जो रेशो BD और DC का होगा वही रेशो AB और AC का होगा, ये मैंने लिखा है यहाँ पे, ठीक है ना। देन सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल। सबसे पहले दो ट्रायंगल सिमिलर कब होते हैं, जब उनके तीनों एंगल सेम हो।
और जब सिमिलर हो जाते हैं, मान लो जैसे ये दो ट्रायंगल हैं, मान लो ABC और MNO, ये दोनों ट्रायंगल हमारे लेट्स सपोज सिमिलर है। अगर ये दोनों ट्रायंगल हमारे सिमिलर हैं तो जो कोरोस्पोंडिंग साइड्स रहती हैं उनका रेशियो आपस में बराबर रहता है। और यही रेशियो इनके पेरीमीटर का रहता है। यही रेशियो इनके इन रेडियस का रहता है, यही रेशियो सर्कम रेडियस का रहता है, यही रेशियो कोरोस्पोंडिंग एल्टीट्यूड्स का रहता है। फिर और यही रेशियो जो है वो एरिया का अंडर रूट रहता है। या यूं कह लो कि अगर मुझे एरिया का रेशियो निकालना है तो जो साइड का रेशियो होगा उसका मैं स्क्वायर कर दूंगा। ठीक है जी। उसके बाद थेल्स थ्योरम, थेल्स थ्योरम हमें ये कहती है कि अगर मैं BC के पैरेलल कोई लाइन ड्रॉ कर दूं, कोई भी मान लो, लेट्स सपोज मैंने ये DE ड्रॉ कर दिया, तो जो रेशियो AD बाय DB का होगा वही रेशियो AE बाय CE का होगा। ठीक है ना, जब अगर ये जो DE है वो पैरेलल टू BC है। ठीक है, कन्वर्जेंस ऑफ थेल्स थ्योरम का मतलब वाइस एंड वर्सा हो गया कि अगर ये रेशियो हमें गिवन है दैट मींस ये दोनों लाइनें आपस में पैरेलल है। मिड पॉइंट थ्योरम कुछ नहीं है वैसे तो, कि भाई अगर मैं मिड पॉइंट से मिड पॉइंट को ज्वाइन करूंगा तो वो नीचे वाली लाइन के पैरेलल होती है। ठीक है ना, यहाँ पे DAB का मिड पॉइंट है, EAC का मिड पॉइंट है, जब मैंने इसे ज्वाइन करा तो जो हमारा DE आया वो पैरेलल टू BC आ जाएगा। सिमिलरली ये कन्वर्जेंस ऑफ है कि भाई अगर अच्छा पैरेलल तो आ जाएगा और ये जो DE है वो BC की हाफ भी होगी। ठीक है, फिर कन्वर्जेंस में ये आ गया कि अगर हाफ होगी तो वो मिड पॉइंट पे होगी। उसके बाद बारी आती है इन सेंटर्स की। चार तरह के सेंटर हम लोग पढ़ेंगे। इन सेंटर एंगल बाइसेक्टर का जो इंटरसेक्शन होता है वो वहां बनता है। सर्कम सेंटर जहां पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हमारा होता है। ऑर्थो सेंटर जहां पे एल्टीट्यूड इंटरसेक्ट करते हैं, और सेंट्रोइड जहां पे मीडियन। इंटरसेंटर क्या हो गया? इन सेंटर, सॉरी, it is the intersection point of all three angle bisector. It is equidistant from all the sides of a triangle. It always lies inside the triangle. अब एंगल एट इन सेंटर कितना बनता है? मान लो ये पॉइंट हमारा इन सेंटर है, मैंने इसे तीनों वर्टिसेस से ज्वाइन कर दिया। लेट्स सपोज ये I है, A B C, तो यहाँ पे जो एंगल बनता है वो बनता है 90 प्लस A/2। यहाँ पे जो एंगल बनता है वो बनता है 90 प्लस B/2, और यहाँ जो एंगल बनता है ये बनता है 90 प्लस C/2। ठीक है जी। इन रेडियस का फॉर्मूला होता है एरिया ओवर सेमी पेरीमीटर। इसको हम लोग ट्रायंगल ओवर ऐसे भी रिप्रेजेंट कर देते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल के लिए जो इन रेडियस होती है वो हमारा होता है P प्लस B माइनस H/2, और इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए जो R हमारा होता है वो होता है A/2√3। ये कंसेप्ट भी याद रखना। इन सेंटर डिवाइड्स द एंगल बाइसेक्टर। मान लीजिए ये हमारे तीन एंगल बाइसेक्टर है, ये पॉइंट I है A B C, ये पॉइंट हो गया D E F। ये साइड हमने A मान ली, ये हमने B मान ली, और ये साइड हमने C मान ली। तो जो AI ओवर ID बनता है वो हमारा बनता है B प्लस C/A। जो हमारा BI प्लस IE बनता है ये हमारा बनता है A प्लस C/B, और जो वैल्यू हमारी CI/IF बनती है ये बनती है A प्लस B/C होगी। ठीक है जी। उसके बाद बारी आती है सर्कम सेंटर की। सर्कम सेंटर इज द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ ऑल थ्री परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, और ये तीनों ही साइडों से इक्वल डिस्टेंस पे रहता है। सर्कम सेंटर जो है वो इनसाइड, आउटसाइड और ऑन द ट्रायंगल कहीं पे भी लाई कर सकता है। अब सर्कम सेंटर पे जो एंगल बनता है वो कितना बनता है? मान लीजिए ये हमारा सर्कम सेंटर है, मैंने इसे तीनों वर्टिसेस से ज्वाइन कर दिया, A B C। जो यहाँ पे एंगल बनता है वो 2A बनेगा, जो यहाँ पे बनता है वो 2B बनेगा, और जो यहाँ पे बनेगा वो 2C बन जाएगा। डिस्टेंस बिटवीन इन सेंटर एंड सर्कम सेंटर। एक्यूट एंगल ट्रायंगल के केस में ये इनसाइड रहता है। राइट एंगल ट्रायंगल के केस में जो है ये मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज।
एक्यूट एंगल ट्रायंगल के केस में ये आउटसाइड द ट्रायंगल रहता है, ठीक है जी। अच्छा, एक इसमें सर्कम रेडियस रह गया। सर्कम रेडियस जो आर है, आर निकालने का फॉर्मूला होता है एबीसी ओवर 4 टाइम एरिया। राइट एंगल ट्रायंगल के केस में ये बनता है h/2। इक्विलेटरल ट्रायंगल के केस में ये बनता है a/√3, ठीक है। फिर बारी आती है ऑर्थोसेंटर की। ऑर्थोसेंटर भी इंटरसेक्शन ऑफ ऑल 3 एल्टीट्यूड्स ऑफ ए ट्रायंगल हो गया। ये भी हमारा जो है वो ऑन द ट्रायंगल, आउटसाइड द ट्रायंगल, इन द ट्रायंगल, कहीं पे भी लाई कर सकता है, ठीक है जी। जो एंगल ऑर्थोसेंटर पे बनता है, मान लीजिए ये ऑर्थोसेंटर है, जो यहां पे एंगल बनेगा ये 180 माइनस ए, जो यहां पे एंगल बनेगा वो 180 माइनस बी, जो इधर बनेगा वो 180 माइनस सी। पोजीशन एक्यूट एंगल ट्रायंगल के केस में इनसाइड, मेन तो राइट एंगल ट्रायंगल का ही होता है। देखो, अब राइट एंगल ट्रायंगल के केस में इसमें जो ऑर्थोसेंटर आता है वो इस पॉइंट पे आता है जहां पे 90 डिग्री वर्टेक्स होता है। और ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल के केस में ये आउटसाइड द ट्रायंगल रहता है। तो राइट एंगल ट्रायंगल के केस में ऑर्थोसेंटर 90 वाले उस पे आ गया और मिड पॉइंट पे हमारा जो है वो सर्कम सेंटर आया था, ठीक है। सम ऑफ साइड्स जो है वो हमेशा ही ग्रेटर देन सम ऑफ एल्टीट्यूड रहता है कि a प्लस बी प्लस सी दैट इज ग्रेटर देन h1 प्लस h2 प्लस h3। अच्छा, फिर ये जो लिखा गया है, ये लिखा गया है ये चीज कि जैसे तीनों एल्टीट्यूड जहां पे इंटरसेक्ट करेंगे वो हमारा जो पॉइंट है वो ऑर्थोसेंटर होगा और h से उसे हम लोग डिनोट करेंगे a d d e c और f, ठीक है जी। उसके बाद बारी आती है सेंट्रोइड की। मीडियंस डिवाइड द ट्रायंगल इनटू 2 इक्वल पार्ट। जो सेंट्रोइड है वो तीनों ही मीडियन का इंटरसेक्शन पॉइंट रहता है और ये हमेशा ही ट्रायंगल के अंदर ही लाई करता है। मीडियन की जो प्रॉपर्टी अगर मैं बताऊं, मान लो ये हमारा ट्रायंगल है, मैंने 3 मीडियन ड्रॉ करे, ये मीडियन जहां पे मीट करते हैं उसे हम लोग सेंट्रोइड बोल देते हैं। तो जो यहां पे जी से इसे डिनोट करते हैं, जो यहां पे 6 ट्रायंगल बन रहे हैं ना, ये 1 2 3 4 5 6, इन 6 के 6 ट्रायंगल का एरिया बराबर रहता है। और जो ये जी पॉइंट है, ये जो जी पॉइंट है वो मीडियन को 2:1 में डिवाइड कर देता है। अपोलोनीज थ्योरम हमें क्या कहता है कि मान लो ये हमारा ट्रायंगल है, मैंने मीडियन ड्रॉ करा, एडी जो है वो हमारा मीडियन होगा। मीडियन वो लाइन होती है जो सामने वाली साइड को 2 बराबर हिस्सों में डिवाइड कर देती है। तो यहाँ पे अपोलोनीज थ्योरम होगी कि ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, जिन दो साइडों के बीच में मीडियन है ना उनका स्क्वायर का सम इज इक्वल टू 2 टाइम ए डी स्क्वायर प्लस में बी सी बाय 2 का स्क्वायर, ठीक है जी। फिर अब इसमें क्या रहता है कि जो 4 टाइम सम ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड्स जो होता है वो 3 टाइम सम ऑफ स्क्वायर ऑफ मीडियन के बराबर रहता है, ठीक है जी। ये 4 और 3 मैंने उल्टा लिख दिया 1 मिनट को। वैसे तो ये सारी चीज जो है वो हम लोग अपोलोनीज थ्योरम से प्रूव करते हैं। थ्री इधर आएगा, 4 इधर आएगा। फिर एक कंसेप्ट होता है हमारा कि जो सम ऑफ साइड्स डिवाइड बाय सम ऑफ मीडियंस जो होता है ये लेस देन 4/3 होता है और ग्रेटर देन 1 होता है, ठीक है जी। लेस देन 4/3 रहता है और ग्रेटर देन 1 रहता है। अब इसमें आगे जो है कि अगर हमारी कोई दो मीडियंस, अगर कोई दो मीडियंस व्हेन 2 मीडियंस
इंटरसेक्ट एट 90 डिग्री। मान लो ये एक मीडियन ड्रॉ करा और ये एक मीडियन ड्रॉ करा, ये दोनों 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो जो हमारा ए बी स्क्वायर प्लस 90 डिग्री के सामने वाला एंगल है, साइड है, ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर है, वो 5 टाइम बी सी स्क्वायर के बराबर रहेगी। ठीक है, उसके बाद एरिया ऑफ ट्रायंगल बाय लेंथ ऑफ ऑल थ्री मीडियंस गिवन। तो भाई ये हमारा बनता है 4/3 एस एम माइनस M1 माइनस M2 माइनस M3। ठीक है, तो एस एम जो यहां पे है वो है M1 प्लस M2 प्लस M3 बाय 2। बेसिकली अगर M1 M2 M3 जो है वो यहाँ पे मीडियंस है, तीनों मीडियंस की लेंथ। ठीक है जी, उसके बाद ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट फॉर्मूला है इसका, इन फॉर्मूलों को याद रखना कि जब एक ट्रायंगल के अंदर स्क्वायर हम लोग डाल दें। ठीक है, तो बस मेरे को पहले ये देखने दो कि क्या इससे पहले कुछ ऐसा था जो मुझे करवाना था। नहीं, चलो अब इसमें ना मेनली दो केस है कि या तो ट्रायंगल के अंदर जो स्क्वायर है वो कुछ इस तरीके का बन रहा है, ये साइड ए होगी, ये हमारा एक्स हो गया और ये हमारा वाई हो गया। तो इस केस में जो ए हमारा बनता है वो एक्स वाई ओवर एक्स प्लस वाई बन जाता है। ठीक है, अगर राइट एंगल ट्रायंगल में है कोई कुछ इस तरीके का, तो यहां पे जो m की वैल्यू आती है वो ए बी ओवर ए प्लस बी आती है। और अगर मान लो राइट एंगल ट्रायंगल केस में जो हमारा ये ट्रायंगल है वो इस तरीके का बन जाए, तो यहां पे मुझे ये वाला परपेंडिकुलर निकालना पड़ेगा पहले, बी ए सी और ये m लग जाता है। तो जो m की वैल्यू है वो आएगी हमारे पास सी पी बाय सी प्लस पी, और जो ये p की वैल्यू है वो आएगी हमारे पास a इंटू बी बाय सी से। ठीक है जी, हाँ जी, तो आगे जो है वो स्क्वायर हम लोग पढ़ेंगे। स्क्वायर के बारे में वैसे तो सबको पता ही है, सिंपल सा डायग्राम है, चारों साइड इसकी बराबर होती है, चारों एंगल बराबर होते हैं, तो इसका जो एरिया है वो ए स्क्वायर बन जाता है। और जो डायगोनल की लेंथ रहती है वो √2a हो जाती है। इसमें जब मैं दोनों डायगोनल ड्रॉ करता हूँ तो दोनों डायगोनल्स की लेंथ भी आपस में बराबर रहती है। AC जो है वो BD के बराबर रहता है। इसके जो डायगोनल है 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करते हैं। डायगोनल बाइसेक्ट भी करते हैं एक दूसरे को। ठीक है जी, ये इसकी प्रॉपर्टीज ही थी। अगर मैं रेक्टेंगल की बात करूं तो इसकी आमने सामने की साइडें जो है वो आपस में बराबर रहती हैं। इसका एरिया रहता है L इंटू डी। जो डायगोनल है, डायगोनल आपस में इक्वल होते हैं बट वो एक दूसरे को 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट नहीं करते। ठीक है ना, AC इज इक्वल टू BD तो है, डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट भी करते हैं। बट नाइन्टी डिग्री पे इंटरसेक्ट नहीं करते। ठीक है जी, पैरेललोग्राम में भी जो आमने सामने के एंगल्स हैं वो इक्वल रहते हैं और आमने सामने की साइड इक्वल रहती हैं।
H1, ये हमारा H2 हो जाएगा। सबसे पहले अगर मैं एरिया की बात करूं, तो एरिया हमारा रहता है AH1 या फिर BH2। अगर मैं इसके डायगोनल्स की बात करूं, डायगोनल्स ना तो इक्वल होते हैं ना ही 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करते हैं। मतलब जो मेरा AC है ना तो वो DB के बराबर होगा, डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, बट ये जो है 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट नहीं करते। ठीक है जी। अच्छा, इसमें एक प्रॉपर्टी रहती है कि अगर ये मान लो हमारे D1 है और ये D2 है, तो D1 का स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर जो है वो 2 टाइम्स A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर रहेगा। ठीक है जी। ये पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज होती है। रोम्बस की बात करें तो इसकी चारों साइडें बराबर होती हैं। ठीक है ना। रोम्बस में जो एरिया रहता है वो हाफ D1 D2 रहता है। एक इसमें रहता है कि D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर जो है वो 4 टाइम A स्क्वायर के बराबर रहता है। इसके डायगोनल्स आर नॉट इक्वल, डायगोनल बाइसेक्ट्स ईच अदर, एंड डायगोनल इंटरसेक्ट एट 90 डिग्री। इस केस में वो 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करते हैं। ठीक है जी। ये कुछ पॉइंट है, ये याद रखना। जर्नल क्वाड्रिलेटरल के मिड पॉइंट को ज्वाइन करते हैं तो पैरेललोग्राम मिलता है, पैरेललोग्राम के मिड पॉइंट को ज्वाइन करते हैं तो पैरेललोग्राम ही बनेगा। रोम्बस के मिड पॉइंट को ज्वाइन करके रेक्टेंगल बनेगा, रेक्टेंगल के मिड पॉइंट को ज्वाइन करके रोम्बस, स्क्वायर को ज्वाइन करेंगे तो स्क्वायर ही बनेगा। फिर बारी आती है ट्रेपेजियम की। तो ट्रेपेजियम हमारा कुछ इस तरीके का डायग्राम रहता है। सबसे पहले तो जो यहाँ पे दो ट्रायंगल बनते हैं, ये दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर होते हैं। ट्रायंगल AOB सिमिलर टू ट्रायंगल DOC। ठीक है ना। तो इसी वजह से हमारे पास एक प्रॉपर्टी आती है कि OC बाय OA इज इक्वल टू OD बाय OB। एक मिनट, ये डिवाइड में रहेंगे। OC बाय OB इज इक्वल टू OD बाय OB। OC बाय OA, हाँ बिल्कुल सही है। ठीक है ना। उसके बाद अगर मैं इसकी एरिया की बात करूँ तो मान लो ये A है, ये B है, ये C है और ये D है। अब इसमें दो प्रॉपर्टीज रहेंगी, इनके बीच की जो डिस्टेंस है मान लो वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस H है। तो एरिया इसका जो रहता है वो रहता है हाफ इंटू H इंटू A प्लस B। और एक इसकी प्रॉपर्टी रहती है हमारे पास, अगर मैं इनको डायगोनल्स को D1 और D2 मान लूँ तो D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर प्लस 2 टाइम AB। ठीक है जी। उसके बाद ट्रेपेजियम में और मान लीजिए जैसे ये ट्रेपेजियम है, तो जो ये चार ट्रायंगल यहाँ पे बनते हैं, ठीक है ना, 1 2 3 और 4। एक तो 3 और 4 का जो एरिया है वो आपस में बराबर रहता है। अगर मैंने नाम दूं ABCD और यहाँ पे पॉइंट O है, तो जो एरिया ऑफ BOC है वही एरिया ऑफ AOD। उसके बाद जो आमने सामने के एरिया है इनका प्रोडक्ट आपस में बराबर रहता है कि एरिया ऑफ AOB मल्टीप्लाई में एरिया ऑफ DOC दैट इज इक्वल टू एरिया ऑफ BOC मल्टीप्लाई में एरिया ऑफ AOD। अगर इसे मैं K XY जो है वो K स्क्वायर के बराबर रहता है। ठीक है जी। ये इसकी इतनी प्रॉपर्टीज रहती है। उसके बाद बारी आती है काइट की। काइट एक क्वाड्रिलेटरल होता है जिसके दो पेयर्स एडजेसेंट साइड्स जो है वो इक्वल रहती है।
मतलब कि काइट जो है वो हमारा कुछ इस तरीके का रहेगा, ठीक है जी, ए बी सी डी, कुछ इस तरीके का। पहला है कि टू पेयर्स ऑफ इक्वल एडजेसेंट साइड इक्वल होती है, वन पेयर ऑफ ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, जो ये एंगल है ये आपस में इक्वल है। अच्छा, जो ये डायगोनल है, लॉन्गर डायगोनल जो है वो इसको बाइसेक्ट कर देता है कि बी ओ जो है वो हमारा डी ओ के बराबर रहता है, ठीक है जी। जो बड़ा डायगोनल है वो छोटे डायगोनल को हमारा बाइसेक्ट करता है इन काइट। इसके जो डायगोनल है वो राइट एंगल पे इंटरसेक्ट करते हैं। इसका जो एरिया रहता है वो रहता है हाफ इंटू D1 इंटू D2, एरिया ऑफ काइट। D1 हमारा ये है और D2 हमारा ये है, ठीक है जी। उसके बाद बारी आती है पॉलीगन की। तो पॉलीगन में जितने भी इंटीरियर एंगल्स हैं उन सबका जो सम है n-2 इंटू 180 डिग्री। मेजर ऑफ ईच इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन वो n-2 इंटू 180 डिग्री बाय n हो जाता है। मतलब टोटल सम को मैंने जितने भी एंगल हैं वो सब इक्वल है उससे डिवाइड कर दिया। एक्सटीरियर एंगल जो है सभी का 360 रहता है। एक निकालना हो रेगुलर पॉलीगन में, ये रेगुलर पॉलीगन में, भाई ये रेगुलर पॉलीगन, नंबर ऑफ डायगोनल n इंटू n-3/2 और एरिया ऑफ रेगुलर पॉलीगन n a स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 टाइम 10 π/n, ये हमारा एरिया रहता है, ठीक है जी। इसमें रेगुलर पेंटागन और रेगुलर हेक्सागन, वैसे तो पेंटागन का कुछ नहीं है, हेक्सागन का ही है। रेगुलर हेक्सागन की अगर मैं बात करूँ, मान लो ये हमारा रेगुलर हेक्सागन है, थोड़ा सा दोबारा बनाते हैं। जो ये रेगुलर हेक्सागन है, यहाँ पे 6 ट्रायंगल बने, 6 के 6 ट्रायंगल का ए इक्वल होते हैं, और जैसे ये साइड ए है तो ये भी ए होगी, ये भी ए होगी, ऐसे होगा। तो जो इसका एरिया रहता है वो रहता है 6 इंटू 4 √3/4 ए स्क्वायर। तो काट पीट के बन जाता है 3√3/2 ए स्क्वायर, ठीक है। इसमें दो तरह के डायगोनल रहते हैं एक रहता है शॉर्ट डायगोनल। शॉर्ट डायगोनल की जो लेंथ रहती है वो रहती है √3a, और जो लॉन्ग डायगोनल रहता है उसकी लेंथ रहती है 2, ठीक है जी। ये इतना पोर्शन था हमारा पॉलीगन का। अब सर्कल हमारा क्या रहता है, मान लीजिए ये हमारा सर्कल है, यहाँ पे इसकी रेडियस r है, तो एक तो इसका एरिया रहता है πr² और एक इसका पेरीमीटर रहता है 2πr। फिर यहाँ पे मान लो ये कोई थीटा है, ठीक है ना, ये जो पोर्शन बन रहा है इसे बोलते हैं हम लोग सेक्टर। तो एरिया ऑफ सेक्टर रहता है πr² बाय 360 डिग्री इनटू में थीटा। सिमिलरली जो ये पोर्शन रहता है ये आर्क लेंथ रहती है, ठीक है ना, ये होगी आर्क लेंथ। आर्क लेंथ का फॉर्मूला भी हमारा रहता है 2πr इंटू थीटा बाई 360 डिग्री, ठीक है जी। फिर सर्कल में एक चीज और रहती है सेगमेंट। ये तो जो मैंने बताया वो सेक्टर का बताया। सेगमेंट हमारा क्या होता है, मान लीजिए ये सर्कल है, यहां पे मैंने ये लाइन ड्रॉ कर दी, तो जो ये नीचे वाला पोर्शन है ये माइनर सेगमेंट है, और जो ये ऊपर वाला पोर्शन है ये मेजर सेगमेंट है, ठीक है। अब ये माइनर सेगमेंट का एरिया कितना है, इसके लिए मुझे चाहिए कि जो इसके एक्सट्रीम एंड है वो यहाँ पे एंगल कितना बना रहा है। लेट्स सपोज वो थीटा बना रहा है, तो यहाँ पे एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट जो बनता है वो बनता है हमारा πr² इंटू थीटा बाई 360 माइनस हाफ r² साइन थीटा, ठीक है जी। बेसिकली मैंने सेक्टर के एरिया में से ये पूरा ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दिया बस, और कुछ नहीं करा, ठीक है ना। आगे देखते हैं इसकी कुछ प्रॉपर्टी है कि ए परपेंडिकुलर ड्रॉन ए परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल टू द कोड ऑलवेज बाइसेक्ट्स द कोड। मान लो ये सर्कल है, ये कोड है, मैंने यहां से परपेंडिकुलर डाला तो ये कोड को बाइसेक्ट करेगा, ठीक है ना। या फिर इसके मिड पॉइंट से मैंने सेंटर को ज्वाइन करा तो वो परपेंडिकुलर। इक्वल कोड सबटेंड इक्वल एंगल, तो मान लीजिए ये हमारा सर्कल है, ये एक अलग कोड है, ये एक अलग कोड है, बट इनकी लेंथ बराबर है। जब ये लेंथ बराबर है तो जो ये सेंटर पे एंगल बनाएंगे ना वो इक्वल होगा, ऐसे।
कि ये सेंटर पे जो दोनों ही एंगल बना रहे हैं, क्योंकि लेंथ इक्वल है तो इनका एंगल जो बना रहे हैं वो भी इक्वली होगा। फिर इक्वल कोड्स आर इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल, कि भाई जो ये डिस्टेंस, अगर मान लो यहाँ पे भी मैं एक और बना दूं, दोनों की लेंथ बराबर है तो इन दोनों का डिस्टेंस भी जो है वो बराबर ही होगा, ये भी डी होगा और इधर भी डी होगा। सेम आर्क सबटेंड इक्वल एंगल, मतलब कि जैसे मान लो ये सर्कल है, ये आर्क लेंथ बराबर है, तो ये जितना एंगल यहाँ बनाएगी या सेंटर पे बनाएगी, सेम लेंथ की आर्क तुम यहाँ पे ले लो कहीं, तो ये भी उतना ही एंगल वहां बनाएगी, कि अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा है, ठीक है, सेंटर हो चाहे सर्कमफ्रेंस हो, एंगल इनका बराबर रहेगा। अच्छा, सम ऑफ ऑपोजिट, एक और चीज कि जो कोड सर्कमफ्रेंस पे जो एंगल बनाती है उसका हाफ सेंटर पे बनाती है, कि अगर ये मान लो 2 थीटा है, सॉरी उसका ट्वाइस जो है वो, अगर ये थीटा है तो सेंटर पे जो एंगल बनेगा वो 2 थीटा होगा, ठीक है जी। फिर है रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। मान लीजिए ये हमारी कहीं पे मैंने रेडियस ड्रॉ करी, यहाँ इसी पॉइंट पे अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूं तो जो ये वो होगा उनके बीच में एंगल वो 90 डिग्री का होगा। उसके बाद था ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम ये कहता है कि मान लो ये सर्कल है और ये कोड है, जहां पे कोड खत्म हो रही है ना वहीं पे मैंने टेंजेंट ड्रॉ करा, तो जो एंगल टेंजेंट और कोड के बीच में होगा वही कोड जो है वो सर्कमफ्रेंस पे बनाएगी, ठीक है जी। अगली जो थ्योरम है इसमें, देखो जी, मान लीजिए ये हमारा एक सर्कल है, मैंने एक पॉइंट से 2 टेंजेंट यहाँ पे ड्रॉ करे, तो जब 2 टेंजेंट ड्रॉ करे और सेंटर से मैंने रेडियस ड्रॉ कर दी, तो इन दोनों के बीच में यहाँ तो ये 90 डिग्री बन जाएगा रेडियस और टेंजेंट में। अगर यहाँ पे एंगल थीटा है तो जो ये एंगल है वो हमारा 180 माइनस थीटा बन जाता है, ठीक है ना। अगर ये 180 माइनस थीटा है तो इसका जो पीछे एंगल बनेगा वो 90 माइनस थीटा बाई 2 बन जाएगा, और इस साइड जो एंगल बनेगा, यानी कि देखो यहाँ पे हमने देखा कि ये जो एंगल था वो 180 माइनस थीटा था, तो इसके पीछे जो एंगल बन रहा है वो क्या बन रहा है 90 माइनस थीटा बाई 2, और इधर जो एंगल बन रहा है वो क्या बन रहा है 90 प्लस थीटा बाई 2, ठीक है जी। और जो यहाँ एंगल है वो हमारा ऑलरेडी हमें पता है कि 180 माइनस थीटा था। बात समझ में आ गई इतनी। उसके बाद अगली थ्योरम जो है इसमें, अगली थ्योरम हमें ये कहती है कि मान लीजिए ये हमारा सर्कल है, 2 कोड जो है वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कहीं पे कर रहे हैं, मान लो ये ए बी, ये सी डी, ए बी और ये सी और डी, ऐसे है। मुझे इन दोनों के बीच में जो ये एंगल है, ये एंगल बताना है कि ये एंगल कितना है। अब ये एंगल के लिए मुझे क्या चाहिए होगा, ये एंगल बताने के लिए मुझे चाहिए कि अगर ये सेंटर से मैं इन्हें ज्वाइन करूं, मुझे ये इमेजिनरी 2 कोड बनानी पड़ेगी ए डी और ये सी बी, और मुझे चाहिए कि जो ये ए डी और सी बी है वो सेंटर पे एंगल कितना बना रही है वो पता चले, ठीक है। कि अगर यहाँ पे एंगल अल्फा है और यहाँ पे बीटा, तो जो थीटा की वैल्यू आएगी वो आएगी अल्फा प्लस बीटा बाय 2 ओनली, अल्फा प्लस बीटा बाय 2 ओनली, ठीक है जी। इसके बाद क्या है कि अब इसमें एक चीज और ध्यान रखना, एक और थ्योरम मैं बता रहा हूं, मान लो ये हमारा सर्कल है, एक मिनट, तो कुछ ये सर्कल है, ये बाहर से हमने कोई टेंजेंट ड्रॉ करे। अब जब मैंने टेंजेंट ड्रॉ करा तो एक टेंजेंट मैंने यहां से ये भी ड्रॉ कर दिया, ठीक है। तो जब मैंने यहां से टेंजेंट ड्रॉ करा तो मान लीजिए ये हमारा सेंटर था ऐसे, ठीक है, और जिस पॉइंट पे ये मीट करा मैंने ये भी ऐसे ज्वाइन करा। अब अगर मैं इन पॉइंट्स को ज्वाइन करूं, ठीक है ना,
ये ओ डैश है, ये मान लो हमारा ए है, ये बी है, ये ए डैश हो गया और ये बी डैश हो गया। अब जो ये ओ डैश है ना, इसके दो केस बनेंगे, ठीक है, इसके दो केस बनेंगे, मतलब कि हालांकि मैं इसको एक में ही समझाऊंगा। तो जो ये दो ट्रायंगल बने ऊपर वाले पोर्शन में, ट्रायंगल ओ ए डैश, ये हमारा कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ओ डैश ए डैश से। सिमिलरली जो नीचे बन रहे हैं ओ बी डैश, तो यहां पे जो हमारा ट्रायंगल आएगा वो ओ डैश बी डैश बनेगा। ये दोनों आपस में सिमिलर रहेंगे। जब सिमिलर रहेंगे, अगर मान लो ये एंगल अल्फा है तो ये भी अल्फा है, ये बीटा है तो ये भी बीटा है, और हमें पता है कि 2 टाइम अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू, कि अगर ये एंगल थीटा दिया हुआ था तो ये 180 माइनस थीटा थी, तो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आएगी 90 माइनस थीटा बाई 2। तो कहने का मतलब जो यहाँ पे एंगल बन रहा है, ये एंगल हमारा आ जाएगा क्या 90 माइनस थीटा बाई 2 ओनली, ठीक है जी, 90 माइनस थीटा बाई 2 ओनली। और इसी केस में हमारा ये भी रहता है पी ए प्लस पी बी, अगर मैं लिखूंगा तो उसे मैं पी ए डैश प्लस ए डैश बी डैश प्लस पी बी डैश उसके बराबर भी लिख सकता हूं, ठीक है जी। उसके बाद एक कंसेप्ट हमारे पास आता है कि अगर मान लो कॉमन टेंजेंट्स है, मान लो ऐसा कुछ है कि भाई एक सर्कल यहां पे, एक सर्कल यहां पे, फिर एक सर्कल जो है वो यहां पे, ऐसे ये सर्कल चलते जाते हैं। मान लो ये रेडियस R1 है, ये R2 है, ये R3 है। तो जो ये रेडियस रहती है जब सर्कल कुछ इस तरीके में रहते हैं, तो जो ये R1 R2 R3 जो रहता है, ये हमारे जीपी में रहते हैं, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में। तो बेसिकली जो R2 का स्क्वायर है वो R1 R3 के बराबर है, तो R2 की वैल्यू जो है वो अंडर रूट R1 R3 के बराबर आ जाती है, ठीक है। फिर इसमें बारी आती है एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हमारा होता है ना, सॉरी क्वाड्रिलेटरल के अंदर एक सर्कल कई बार हम लोग बनाते हैं ऐसे। इस तरीके से तो जो यहाँ पे आमने सामने की साइडें रहती हैं ए बी प्लस सी डी, ये हमारा सी बी प्लस ए डी के बराबर रहता है, ठीक है। क्योंकि हमें पता है कि एक ही पॉइंट से जब मैं दो टेंजेंट ड्रॉ करूंगा तो उन दोनों ही टेंजेंट की जो लेंथ है वो बराबर रहती है। तो जैसे मान लो यहाँ से लेके यहाँ तक ये एक्स हो गया, ये भी एक्स हो गया, अगर ये वाई है तो ये भी वाई है, अगर ये जेड है तो ये भी जेड है, अगर ये डब्ल्यू है तो यहाँ पे ये भी हमारा क्या आ जाएगा डब्ल्यू, ठीक है जी। उसके बाद आगे देखो, सर्कल में 3 तरह की लाइनें हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। ये सर्कल है, जो ये है इसे हम लोग बोलते हैं कोड। अगर मैं बाहर से लेके आऊं तो इसे मैं बोलूंगा सेगमेंट, सॉरी सीकेंट। इसे मैं बोलूंगा सीकेंट। अगर कोई लाइन ऐसी है जो इसे टच करती हुई जा रही है तो इसे हम लोग बोलेंगे टेंजेंट, सीधी लाइन, ठीक है ना। अब इन्हीं पे बेस्ड 2-3 प्रॉपर्टीज है हमारी कि अगर मैं मान लो एक पॉइंट से 2 सीकेंट ड्रॉ करूं, एक पॉइंट से 2 सीकेंट ड्रॉ करूं पी ए बी सी और डी, तो यहां पे हमारी थ्योरम हमें क्या कहती है, पी ए मल्टीप्लाई में पी बी, पी ए मल्टीप्लाई में पी बी, पी सी मल्टीप्लाई में पी डी, पी सी मल्टीप्लाई में पी डी, ठीक है ना। और अगर मान लो ये केस ऐसा हो कि एक टेंजेंट और एक सीकेंट ए बी, यहां पे मान लो ये टी है, तो पी टी स्क्वायर जो है वो पी ए इंटू पी बी के बराबर होता है। अगर यहीं पे 2 कोड हमारे पास हो जो अंदर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करे,
तो वहां पे भी सेम यही रहता है कि ये पी ए बी सी और डी, तो पी ए मल्टीप्लाई में पी बी इज इक्वल टू पी सी मल्टीप्लाई में पी डी। ठीक है जी। अच्छा, अगर ये दोनों कोड्स जो हैं, जो ये कोड्स हैं, अगर ये कोड्स एक दूसरे को 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करें, जो ये कोड्स हैं अगर एक दूसरे को 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करें, ये ए, ये बी, ये सी और ये डी, तो यहां पे आर की वैल्यू जो बनेगी मेरे पास, रेडियस जो हमारे पास आएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई 2, तो ये वैल्यू हमारे पास बन जाएगी। ठीक है जी। उसके बाद केस आता है कॉमन टेंजेंट का। तो कॉमन टेंजेंट के केस में 4 केस बनते हैं, या तो दो सर्कल जो वो इंटरनली टच करेंगे तो एक कॉमन टेंजेंट बनेगा, या वो एक्सटर्नली टच करेंगे, ठीक है ना, यहां पे तो यही एक बनेगा, यहां पे ऐसे ये 2 बन जाएंगे, या फिर वो इंटरसेक्ट करेंगे। अच्छा, यहाँ पे 2 नहीं सॉरी 3 बनेंगे, तीसरा इधर भी बन जाएगा। जब वो इंटरसेक्ट करेंगे उस केस में 2 टेंजेंट बनेंगे इस तरीके से। अगर वो दूर दूर है तो 4 टेंजेंट हमारे पास बनेंगे ऐसे, ठीक है ना। तो जो तो सिद्ध होते हैं इसको तो हम लोग बोलते हैं डीसीटी, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, और जो ये होते हैं इसे हम लोग बोलते हैं टीसीटी। तो भाई डीसीटी और टीसीटी का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास? डीसीटी का तो फॉर्मूला डायरेक्ट होता है हमारे पास कि डी स्क्वायर माइनस में R1 माइनस R2 का स्क्वायर, जहां पे डी रहता है डिस्टेंस बिटवीन सेंटर और R1 R2 रहते हैं उनकी रेडियस, और टीसीटी का फॉर्मूला बनता है यहाँ पे डी स्क्वायर माइनस R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर। ठीक है जी। अगर कोई ऐसा आ जाए कि भाई 2 सर्कल है, ऐसे टेंजेंट ड्रॉ करा, इनके बीच में हमने एक तीसरा सर्कल ड्रॉ कर दिया ऐसे, ठीक है ना, ये R1 R2 और ये R3, तो 1/R3 जो है वो 1/R1 अंडर रूट R3 सॉरी, वो 1 अंडर रूट R1 प्लस 1 अंडर रूट R2 के बराबर रहेगा। ठीक है जी। उसके बाद बारी आती है मेंसुरेशन 3D की। मेंसुरेशन 3D में सबसे पहले हमारे पास रहता है यूलर्स फॉर्मूला। सबसे पहले क्या आता है? यूलर्स फॉर्मूला। किसी भी फ्लैट 3D फिगर के लिए तो जो ये फॉर्मूला बनता है वो हमारा बनता है v प्लस एफ माइनस ई इज इक्वल टू 2। ठीक है जी। V स्टैंड फॉर वर्टिसेस, F स्टैंड्स फॉर फेस, E स्टैंड्स फॉर एजेस। एजेस से कुछ बच्चे कंफ्यूज होते हैं, जो साइड होता है उसको हम लोग एजेस बोलते हैं। ठीक है। अब सबसे पहले बारी आती है क्यूब की। क्यूब हमारा कुछ इस तरीके का होता है, तो यहाँ पे जो लेटरल सरफेस एरिया रहता है वो तुम्हारा होता है 4 टाइम ए स्क्वायर, और जो टोटल सरफेस एरिया रहता है वो हमारा होता है 6 टाइम ए स्क्वायर, और जो वॉल्यूम होता है वॉल्यूम हमारा बन जाता है ए क्यूब। अब यहाँ पे 2 तरह के डायगोनल रहते हैं। एक डायगोनल तो रहेगा आपका जो 2D में रहेगा, 2D मतलब किसी भी एक फेस पे, जैसे मैंने यहाँ से इसे ऐसे ज्वाइन करा, और एक डायगोनल हमारा रहेगा जो इस तरीके का रहेगा। ठीक है ना। तो इस डायगोनल की लेंथ रहेगी √2a और इस डायगोनल की लेंथ रहेगी √3। ठीक है। शॉर्ट डायगोनल उसकी लेंथ तो है √2a, लॉन्ग डायगोनल उसकी लेंथ है √3। फिर बारी आती है क्यूबॉइड की। क्यूबॉइड कुछ इस तरीके का हमारा रहेगा।
अब यहाँ पे मान लो ये लेंथ गिवन है, ये विड्थ गिवन है और ये हाइट गिवन है। अब यहाँ पे जो लेटरल सरफेस एरिया हमारा रहता है
हाँ जी, उसके बाद हमारा आता है स्टैट्स। स्टैट्स में मेन हमें एक ही फॉर्मूला याद रखना होता है, मीन का। मीन का फॉर्मूला रहता है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है जी। और मीडियन, मीडियन के लिए हम लोग क्या देखते हैं, जो मिडल टर्म होती है वो मीडियन होती है। मोड जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है उसे हम लोग बोलते हैं मोड। अब डाटा जैसे जो है स्टैट्स में वो दो तरीके का रहता है, ग्रुप्ड और अनग्रुप्ड। जो ग्रुप्ड रहता है, ग्रुप्ड में भी डाटा डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी और कॉन्टिन्यूस फ्रीक्वेंसी। तो डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी के केस में जो मीन रहता है वो हमारा रहता है एक्स आई एफ आई डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एफ आई। ठीक है। कॉन्टिन्यूस के केस में भी सेम ही फॉर्मूला रहता है। कॉन्टिन्यूस के केस में जो मीडियन का फॉर्मूला रहता है, मीडियन का फॉर्मूला रहता है एल प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ बाई एफ इंटू आई। और मोड का जो फॉर्मूला यहां पे रहता है वो रहता है एल प्लस एफ जीरो माइनस में एफ ऑफ माइनस वन डिवाइडेड बाई टू टाइम एफ जीरो इंटू में आई। ठीक है जी। ये हमारे स्टैट के फॉर्मूले रहते हैं बस।